यही है हमारी पहचान। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। करते हैं शुरुआत उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश का आज स्थापना दिवस है। जी हां, उत्तर प्रदेश का आज स्थापना दिवस। 70 साल का हुआ उत्तर प्रदेश। सीएम योगी ने ट्वीट कर दी बधाई। प्रदेश के स्थापना दिवस मनाए जाने का ये तीसरा मौका। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस आज। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से राहुल जुड़ चुके हैं। राहुल जी, क्या कुछ अपडेट है? आज यूपी का स्थापना दिवस है, 70 साल पूरे हो गए उत्तर प्रदेश के। क्या कुछ बदलाव सामने आए, किस नजरिए से, क्या कुछ अपडेट है? आपको बता दें कि दिवस उद्घाटन रविवार को अवध शिल्प ग्राम में किया जाएगा। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी। यह यूपी दिवस का चौथा संस्करण होगा। 24 जनवरी से 26 जनवरी तक चलेगा। सरकारी प्रवक्ता बताए हैं कि इस बार लखनऊ के साथ साथ नोएडा में भी शामिल किया गया। इसके तहत गौतम बुद्ध स्थित नोएडा हाट में 24 जनवरी से 10 फरवरी तक एक जिला एक उत्पादन योजना पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। औपचारिक उद्घाटन के लिए कल सीएम योगी नोएडा आएंगे। इस वर्ष उत्तर प्रदेश दिवस की थीम है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश। महिला, युवा, किसान, सबका विकास, सबका सम्मान। उद्घाटन समारोह में विभिन्न क्षेत्रों से उल्लेखनीय योगदान देने वाले सम्मानित किया जाएगा। इसके तहत खेल जगत से उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वाले पुरुष एवं महिलाओं खिलाड़ियों के लिए लक्ष्मण पुरस्कार तथा रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार भी दिया जाएगा। दूध उत्पादकों के लिए गोकुल पुरस्कार एवं नंद बाबा पुरस्कार भी दिए जाएंगे। कृषि विभाग द्वारा 3 किसानों को भी पुरस्कृत किया जाएगा। जी, इस तमाम अवसरों पर किस तरह की तैयारियां हैं, क्या कुछ इसको लेकर अपडेट सामने आ रही है? कृषि आपको बताना चाहेंगे कि एमएसपी विभाग का भी एक इस मौके पर लॉन्च किया जाएगा और यूपी दिवस के मौके पर हुनर हाट प्रदर्शनी, ओपी प्रदर्शनी, उत्तर प्रदेश सरकार की 4 वर्षों की उपलब्धियों की प्रदर्शनी, संस्कृति विभाग की प्रदर्शनी, पर्यटन विभाग की प्रदर्शनी और गृह विभाग एवं महिला बाल कल्याण विभाग का मिशन शक्ति पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है। और इसमें अधिकारी तमाम ऐसी तैयारियां जो हैं लगभग पूरी कर ली गई हैं और पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिलों में इसको स्थापित किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राहुल। तो उत्तर प्रदेश आज 70 साल का हो गया है। 24 जनवरी के दिन उत्तर प्रदेश में स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अन्य कई नेता ने इस अवसर पर बधाई दी। उत्तर प्रदेश पर भी ट्रेंड कर रहा है। प्रदेश की स्थापना दिवस मनाए जाने का ये तीसरा मौका है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, दरअसल 70 साल पहले 24 जनवरी 1950 के दिन ही उत्तर प्रदेश को ये नाम मिला था। उससे पहले अंग्रेजों के शासन के समय इसे यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। अवध और आगरा को मिलाकर संयुक्त प्रांत बनाया गया था। 3 साल पहले 2018 में राज्यपाल राम नाईक ने की पहल पर पहली बार उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया गया था। इस अवसर पर तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। हुनर हाट का आयोजन किया गया है। इसके अलावा भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं आज रात 8 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ भी देश को संबोधित करेंगे। अपने संबोधन में वो उत्तर प्रदेश के 70 साल पूरे होने पर बधाई के साथ साथ तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। कई सौगातें भी दे सकते हैं, देखना अहम होगा। वहीं मैं आपको बता देना चाहती हूँ, इस मौके पर राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश के मेरे सभी भाइयों एवं बहनों को स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उनके साथ योगी आदित्यनाथ, ओम बिरला सहित तमाम कई बड़े नेताओं ने उत्तर प्रदेश के 70 साल पूरे होने पर बधाई दी। तो बढ़ते हैं अपनी आगे की खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को असम पहुंचे थे। यहां के शिवसागर जिले में उन्होंने 1 लाख से ज्यादा लोगों को जमीन का पट्टा देने की शुरुआत की। बता दें कि राज्य की भाजपा सरकार ने
मई 2016 से लेकर अब तक 2.28 लाख लोगों को जमीन के पट्टे बांटे हैं। वहीं कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हम सभी ऐसे संस्कृति के ध्वजवाहक हैं जहां जमीन घास, मिट्टी, पत्थर के रूप में नहीं देखी जाती। असम सरकार ने मोदी के हाथों 1 लाख से ज्यादा स्थानीय मूल के परिवारों को जमीन का पट्टा दिलवाकर ऊपरी असम में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की बड़ी कोशिश की है। इसी मकसद से पट्टा वितरण को मेगा उत्सव के तौर पर मनाया गया। मेगा उत्सव के तौर पर पट्टा वितरण का ये कार्यक्रम मनाया गया। पीएम मोदी ने तमाम लोगों को जमीन के पट्टे बांटे। 2 लाख से अधिक लोगों को जमीन के पट्टे बांटे गए। मैं आपको बता दूं कि असम सरकार ने मोदी के हाथों 1 लाख से ज्यादा स्थानीय मूल के परिवारों को ये पट्टे दिलवाकर ऊपरी असम में अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने की बड़ी कोशिश की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को गुवाहाटी में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के यानी कि सीएपीएफ के लिए आयुष्मान सीएपीएफ योजना की शुरुआत करी। अब उन्हें केंद्रीय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के लाभ मिल सकेंगे। इस योजना के जरिए केंद्रीय सशस्त्र बलों के करीब 10 लाख जवान देश भर के 24,000 अस्पतालों में मुफ्त इलाज करा सकेंगे। उनके 50 लाख परिजन को भी इसका फायदा मिलेगा। शाह ने कहा कि सीएपीएफ के जवान कोरोना के खिलाफ लड़ाई में फ्रंट लाइन पर खड़े रहे। इस दौरान कई जवान संक्रमित हुए तो कई ने जान भी गंवाई। इस लड़ाई में अहम रोल अदा करने वाले सभी जवानों को मैं बधाई देता हूं। आज शुरू हुई स्कीम से सीएपीएफ के जवान देश भर के अस्पतालों में महज कार्ड स्वैप कराकर इलाज करा सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से भाजपा सरकार लगातार नई नई सौगातें दे रही है और अपनी चुनावी कड़ी को मजबूत करने की एक तरह से कहीं ना कहीं इसके चलते कोशिश की जा रही है। जिस तरह से 5 राज्यों में आने वाले चुनाव हैं, असम को लेकर भी उनका दौरा हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं वो पश्चिम बंगाल में भी अपनी चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे और लोगों के बीच संबोधन करते हुए उन्होंने कहीं ना कहीं चुनावी बुगुल जरूर फूंक दिया। उसी के साथ ही जिस तरह से उन्होंने असम में 2.28 लोगों को जमीन के पट्टे बांटकर जो अपनी राजनीतिक जमीन है उसको मजबूत किया, तो वहीं अमित शाह ने सीएपीएफ के लिए आयुष्मान योजना की शुरुआत की है। अब उन्हें केंद्रीय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के लाभ मिल सकेंगे। इस योजना के जरिए केंद्रीय सशस्त्र बलों के लिए करीब 10 लाख जवान देश भर के 24,000 अस्पतालों में मुफ्त में इलाज करा सकेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत की है। बता दें कि राहुल गांधी 3 दिन के तमिलनाडु दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने तिरुपुर में जनता को संबोधित करते हुए मोदी सरकार के साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि आरएसएस में शुरुआत से ही महिलाओं से भेदभाव होता रहा है। वो महिलाओं का सम्मान नहीं करते, अगर करते तो संगठन के महिलाओं को भी शामिल करते। दुर्भाग्य से देश को कंट्रोल करने वाला ये संगठन फासिस्ट और पुरुषवादी है। तो राहुल गांधी एक बार फिर बोले और बोले तो वो आरएसएस पर निशाना साधते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने तिरुपुर में जनता को संबोधित करते हुए मोदी सरकार को तो साधा ही साधा, साथ ही साथ आरएसएस को भी निशाने पर लिया। उन्होंने आरएसएस में शुरुआत से ही महिलाओं से भेदभाव होता है इस बात को कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं का सम्मान नहीं करती है आरएसएस, अगर करती तो संगठन में महिलाओं को भी शामिल किया जाता। दुर्भाग्य से देश को कंट्रोल करने वाला ये संगठन फासिस्ट और पुरुषवादी है। राहुल गांधी ने आरएसएस को फासिस्ट और पुरुषवादी बताया। उनका साफ तौर पर उनके इस बयान से ये साफ झलकता है कि चुनाव आते ही वो भी एक्शन मोड में आ गए हैं और कहीं ना कहीं वो तमाम विपक्षी दलों को घेरने की कवायद में जुट गए हैं। राहुल गांधी ने भाजपा सरकार को घेरने के साथ साथ आरएसएस को घेरते हुए साफ तौर पर उन्हें पुरुषवादी बताया। उनका साफ तौर पर कहना था कि आरएसएस में महिलाओं का सम्मान नहीं होता है। आरएसएस के लोग पुरुषवादी हैं, इसलिए
उनके संगठन में पुरुषों की संख्या महिलाओं के बराबर नहीं है, महिलाएं उसमें शामिल नहीं की जाती हैं। ये वजह सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि आरएसएस फासिस्ट है, कम्युनिटी पुरुषवादी है और साथ ही साथ मानसिकता भी महिलाओं के लिए वैसी ही है। गणतंत्र दिवस परेड 2021 में भाग लेने के लिए बांग्लादेश सशस्त्र बल की भारत पहुंची है। बता दें कि यह पहली बार है जब कोई बांग्लादेशी सशस्त्र बल भारत के गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा ले रही है। इस दौरान बांग्लादेश के कर्नल एमडी मोहताशिम हैदर चौधरी ने कहा कि वो सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। साथ ही कहा कि इस अवसर पर हमें आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम बहुत खुश हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि परेड में बांग्लादेश के कुल 113 सदस्य भाग लेंगे, जिनका नेतृत्व 2 लेफ्टिनेंट करेंगे। उसमें से एक लेफ्टिनेंट मार्चिंग दल का नेतृत्व करेगा और दूसरा बैंड की टुकड़ी का नेतृत्व करेगा। तो गणतंत्र दिवस के मौके पर इस बार के गणतंत्र दिवस में कई चीजें खास होंगी। कोरोना के चलते जहां कई चीजों में बदलाव आया है, तो वहीं कुछ चीजें अच्छी भी निकल कर सामने आ रही हैं। ये पहला मौका होगा जब बांग्लादेश सशस्त्र बल भारत पहुंचेगा और ये टुकड़ी भारत में आके परेड करेगी। बता दें कि बांग्लादेशी सशस्त्र बल भारत के गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। इस दौरान बांग्लादेश के कर्नल एमडी मोहताशिम हैदर चौधरी ने कहा कि वो सभी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। साथ ही इस अवसर पर उन्हें आमंत्रित किया गया है, इसके वो बहुत धन्यवाद करते हैं लोगों का। और साथ ही उन्होंने बताया कि परेड में बांग्लादेश के कुल 113 सदस्य भाग लेंगे। बेशक इस बार की 26 जनवरी की परेड काफी अहम होगी। जिस तरह से बांग्लादेश के ये जवान आकर 26 जनवरी में भारत की शोभा को और बढ़ाएंगे। बता दें कि इसमें एक लेफ्टिनेंट मार्चिंग दल का नेतृत्व करेगा तो दूसरा बैंड की टुकड़ी का नेतृत्व करेगा। तो जिस तरह से गणतंत्र दिवस बहुत अहम होने वाला है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नुमाइंदगी करने वाला चुनाव आयोग मतदाताओं को शानदार तोहफा देने की तैयारी में है। देश के मतदाताओं को 25 जनवरी को मतदाता दिवस के मौके पर इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी ऐप यानी कि ईपिक का उपहार मिलेगा। इसकी मदद से मतदाता पहचान पत्र को डिजिटल रूप में रखा जा सकेगा। बता दें कि ईपिक में एक तय प्रक्रिया और कुछ नियमों का पालन करना होगा। इसके बाद आधार की तरह ही मतदाता पहचान पत्र भी डाउनलोड होकर ई वॉलेट का हिस्सा बन जाएगा। वही खबर सुल्तानपुर से है, जहां पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने रिक्शे पर बाइक लादकर पार्टी कार्यालय से लेकर डीएम कार्यालय के सामने तक प्रदर्शन किया। साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष वरुण मिश्रा ने कहा कि जब से देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है, तब से महंगाई साथ लाई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य आसमान छू रहे हैं, जिसके विरोध में आज कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति को संबंधित एक ज्ञापन भी जिला प्रशासन को सौंपा है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें सुल्तानपुर की हैं, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका साफ तौर पर कहना है कि केंद्र सरकार जब से आई है तब से महंगाई भी साथ लाई है। विश्व में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट आ रही है और ये गिरावट पिछले कई महीनों से स्थिर है। उसके बाद भी भारत में कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि ना हो। हम आज इस सरकार को ये चेतावनी देने आए हैं कि जब पूरे विश्व में कच्चे तेल की कीमतें गिर रही हैं, तो भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार क्यों बढ़ रही हैं। इसके विरोध में आज हमने नौजवान मजबूर है, सब लोग जानते हैं कि नौजवान सबसे ज़्यादा बेरोजगार भी है आज के देश में, भारत में, और उसके पास रोजगार का कोई साधन नहीं है। ऐसे में वो अपनी बाइक को रिक्शे पर लेके जाने में मजबूर हो गया है, तेल नहीं भरा सकता। ये सरकार कमर तोड़ महंगाई
बिल्कुल करती जा रही है। उसके विरोध में आज हमने तेल की कीमतों में वृद्धि को लेकर यहाँ सरकार को धरना प्रदर्शन दिया है। तो वहीं इस खबर पर हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता सुल्तानपुर से अजय जुड़ चुके हैं। अजय, क्या कुछ अपडेट है? जिस तरह से केंद्र सरकार लगातार युवाओं को प्रोत्साहित करने का और आगे आके देश के लिए कुछ करने की बात करती, वहीं कांग्रेस के युवाओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जो ये प्रदर्शन किया है, इस पर क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? मैम, जैसे आप देख रहे हैं कि सुल्तानपुर में कांग्रेस युवा के लोग उन्होंने केंद्र सरकार के ऊपर हमला बोला है कि महंगाई को देखते हुए कांग्रेस के लोगों ने रिक्शे पर मोटरसाइकिल रख कर सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया है। कार्यालय से लेकर सड़क होते हुए चौराहे से निकलते हुए पूरे बाजार को घुमाते हुए कलेक्ट्रेट पर पहुंचे, वहां पर जमकर नारेबाजी की और सरकार को, केंद्र सरकार को, डीएम को ज्ञापन सौंपा है। अजय जी, जिस तरह से पोस्टर बनाया गया है मोदी का, भैंस है उसके ऊपर मोदी बैठाए हुए हैं, बीन बजाता हुआ एक आदमी, क्या कुछ ये किस तरह का पोस्टर था? किस वजह से इस तरह की तस्वीरें बनाई गई? मैम, ये सरकार के विरोध में इन्होंने प्रदर्शन किया है कि हर चीज को दर्शाते हुए, जैसे सरकारों जितनी सरकार आई है अभी तक की, सबके फोटो लगाते हुए उन्होंने दिखाया है कि जितनी भी सरकार आई है सब खाली महंगाई को वो कर रही है, कोई गरीबों को ध्यान नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप देख सकते हैं किस तरह से पोस्टर में साफ तौर पर ये तो नजर आ रहा है कि कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि भैंस के आगे बीन बजाना, इस कहावत को लेते हुए मोदी का ये पोस्टर बनाया गया। वहीं उस पर साफ तौर पर लिखा गया कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी के विरोध में धरना प्रदर्शन। लगातार मोदी सरकार युवाओं को आगे आकर भारत के प्रति कुछ करने की और साथ ही साथ आगे बढ़कर तमाम चीजों पर बात करने की बात करती है। वहीं पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता परेशान है, जिसके चलते ही उन्होंने प्रदर्शन किया और इस तरह के पोस्टर बनवा के सड़कों पर उतरते हुए नजर आए। कानपुर में बीते दिन उत्तर प्रदेश विधान परिषद के नवनिर्वाचित एमएलसी सलिल विश्नोई का जोरदार स्वागत किया गया। जो वहीं इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान ना ही कोई कार्यकर्ता मास्क पहना दिखाई पड़ा और ना ही किसी ने 2 गज की दूरी का पालन किया। वहीं नवनिर्वाचित एमएलसी का कार्यक्रम इतना जोरों शोरों का था कि सड़क पर काफी जाम लग गया, जिससे आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कानपुर की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई। वहीं इस खबर पर हमारे साथ कानपुर से संवाददाता रिजवान जुड़ चुके हैं। रिजवान जी, जिस तरह से लगातार कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करने की जो बातें की जाती हैं, उसके ऊपर से इस तरह की भाजपा सरकार के ही लोगों की जो तस्वीरें नजर आती है, इस पर क्या कुछ अपडेट है? कानपुर में कहीं ना कहीं कहे जाए तो इतने पुराने नेता 3 बार के विधायक रहे, उसके एमएलसी के सदस्य होने पर, विधान परिषद को होने पर भी इनको प्रोटोकॉल के बारे में पता, जनता को पता, उसके बाद भी इतनी बड़ी धज्जियां होती, कहीं ना कहीं सरकारी कोई ना कोई चूक देखने को मिलती है जी। और वही बात करते पार्टी पे जनसभा को लेकर फिर वही कोरोना को सोशल डिस्टेंस का पालन बताते हुए पालन नहीं किया। जगह जगह पर जाम रहा, उसमें भी सोशल डिस्टेंस की हर जगह कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाते हुए लोग नजर आए और कोई भी रोक टोक किसी भी तरह की कोई भी कहीं से आवाज सुनने को नहीं। रिजवान जी, इस दौरान कोई अधिकारी, क्या पुलिस अधिकारी कोई मौजूद थे वहां पर इन सब पे काबू करने के लिए, या मौके पे कहीं ना कहीं सिपाही, हेड कांस्टेबल और एसआई सब वहां पर मौजूद थे, मगर किसी की सरकार पर किसी को रोकने टोकने की कुछ बात समझी, कोई ने कहने वाला था वहां पर, और ना वहां पर कोई किसी की सुनने वाला था। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरह से भाजपा कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई।
फर्रुखाबाद के कमालगंज थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक तेज रफ्तार से आ रही कार ट्रैक्टर से टकरा गई। इस हादसे के दौरान कार सवार 5 लोगों की गंभीर रूप से वो घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। तो फर्रुखाबाद की ये तस्वीरें हैं, जहां आप देख सकते हैं कि कितना दर्दनाक हादसा हुआ है और ये हादसा कोई छोटा मोटा हादसा नहीं था। किस तरह से कार की हालत है उसे देखकर साफ तौर पर देखा जा सकता है। वहीं ट्रक पलटा हुआ है। इस हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज जारी है। ट्रैक्टर और कार की जोरदार टक्कर के चलते यह हादसा हुआ। वहीं कहीं ना कहीं इसकी वजह कोहरा भी माना जा रहा है। जिस तरह से कोहरे का सितम जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, इसके चलते ये हादसे आए दिन होते रहते हैं। वहीं फर्रुखाबाद में भी हादसा सामने आया, जहां ट्रैक्टर और एक कार आपस में भिड़ गए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्राइम टीवी।